Dear student, welcome once again to the YouTube channel of Rabi Senior Secondary School कठुआ। तो हम पहली क्लास में बात कर रहे थे, चाहे वाक्य एक्टिव वॉइस का इंटरोगेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंटरोगेटिव नेगेटिव हो, चाहे हु वाला हो, चाहे हुम वाला हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमें केवल एक्टिव पैसिव वॉइस के जो 4 नियम शुरुआत में हमने आपको बताए थे, केवल उन 4 नियम को अपन को ध्यान में रखना है। कौन कौन से थे? सब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट, अगले वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब, नोट लिखाया था। यदि वाक्य कंटिन्यूअस का है तो उसी टेंस के हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग जोड़ देते हैं। तीसरा नियम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा आती है। और चौथा नियम बाई लगाकर कर्ता को कर्म बना देते हैं। और उसमें मैंने ये बता भी दिया था कि कौन कौन से सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिन्हें ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखते हैं, कर्म के रूप में नहीं लिखते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए आई है, वी है, यू है, इस तरीके के इनको पैसिव वॉइस में कर्म के रूप में लिखने की कोई खास आवश्यकता नहीं होती। और विशेष रूप से इनको तो लिख भी देते हैं, ट्रेडिशनल ग्रामर में लिखते थे, मॉडर्न में हटा दिए हैं। इसके अलावा जैसे समबड़ी है, एनीबडी है, नोबडी है, समवन है, एनीवन है, पुलिस है, आर्मी है, इस तरीके के क्राउड है, पीपल है, इस तरीके के जो सब्जेक्ट होते हैं इनको पैसिव वॉइस में कर्म के रूप में नहीं लिखते हैं। ये हमने बता दिया था। तो मैं बता रहा था कि चाहे वाक्य इंटरोगेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे नेगेटिव इंटरोगेटिव हो, किसी भी तरीके का वाक्य हो, अपन को केवल उन 4 नियमों पर ही फोकस करने हैं। तो मैंने नेगेटिव के कई सारे उदाहरण दे दिए थे और मैंने इंटरोगेटिव के भी बहुत सारे उदाहरण आपको दिए थे। और देख लीजिए, जैसे वेयर डिड ही पुट माई बुक, जैसे ये वाक्य है। तो हमारा जो पहला नियम कहता है वो ये कहता है, अब ये इंटरोगेटिव है, अब कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारा पहला नियम क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट, यानी कर्म को क्या बना दो? कर्ता। तो यहाँ पे कर्म क्या है? माई बुक। माई बुक को क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। तो किसके स्थान पर आएगा? सब्जेक्ट बना। भाई जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने तो सब्जेक्ट के स्थान पे तो आएगा, और सब्जेक्ट यहाँ पे ही है तो ही के स्थान पर क्या लिख देंगे? माई बुक। माई बुक। ऐसा मत कर देना माई बुक की जगह आई बुक कर दो। के साथ वो बताया था, मी का ऑब्जेक्ट आई होता है, ये ऑब्जेक्टिव केस नहीं है, ये पॉजिटिव केस है। प्रोनाउन पढ़े होंगे ना, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस, रिफ्लेक्सिव केस। तो ये केस कारक है, यानी जिस तरीके से संज्ञा के मतलब कारक होते हैं ना, कारक, तो ये प्रोनाउन के भी कारक होते हैं। तो ये माई बुक जो है ना, ये पॉजिटिव केस है, तो माई बुक ही आएगा। अच्छा, इसके बाद पहला नियम हुआ। दूसरा नियम हमारा कहता है कि अगले वाले टेंस की लगा दो हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें दे रखी है डिड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, और पास्ट इंडेफिनिट से अगला जो वाक्य टेंस होता है वो पास्ट कंटिन्यूअस होता है। तो पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब सीधी कौन कौन सी है? वाज और वर। तो या तो आप इस तरीके से याद रख लो, ऐसे नहीं रखना चाहें तो मैंने आपको बताया था, चौथे नंबर का नियम बताया था दूसरे के अंतर्गत, यदि डिड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो तो अपन क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब वाज या वर लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी माई बुक के हिसाब से? वाज। क्या आ जाएगी यहाँ पे? वाज। हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब आ गई, वाज माई बुक। इसके बाद तीसरा जो नियम कहता है, नियम दो गए, पहला, दूसरा, तीसरा नियम कहता है मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा दो? थर्ड फॉर्म। तो पुट की तो तीनों ही फॉर्म एक ही, पुट पुट पुट, 3 नियम हुए। चौथा नियम कहता है बाई लगाओ, और बाई लगाकर कर्ता को क्या बना दो? कर्म बना दो। अब ये हमारे 4 नियम हो गए। इसके अलावा जो कुछ भी दे रखा है उसे वहीं छोड़ दो, उनसे अपन को कोई छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया और ये इंटरोगेटिव वर्ड लगा दिया, प्रश्नवाचक शब्द जो दिया है। तो पैसिव वॉइस है ना, वेयर वाज माई बुक पुट बाई हिम, इस तरीके से सेंटेंस हो जाता है। और देख लीजिए, when did you start the business, इस तरीके से। अब वही तरीका, हमारा पहला नियम कहता है
कर्म को क्या बना दो, कर्ता। तो कर्म क्या है यहाँ पे, द बिजनेस। तो द बिजनेस को कर्ता बनाएंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, द बिजनेस। दूसरा नियम कहता है अगले वाली टेंस की हेल्पिंग वर्ब, ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य, पास्ट इंडेफिनिट से अगला पास्ट कंटिन्यूअस होता है, तो यहाँ क्या लग गई, was। इसके बाद तीसरा नियम कहता है एमबी की थर्ड फॉर्म लगा दो, तो स्टार्ट की थर्ड हो जाएगी स्टार्ट। चौथा नियम कहता है बाई लगा कर्ता को कर्म बना दो, इसको लिखना चाहे तो बाई यू लिखो, ना लिखना चाहे तो मत लिखो। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे बाई यू। अभी 4 नियम पूरे हुए, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दो और नेम लगा दो, इस तरीके से। बोलिए क्या दिक्कत आ रही है इसमें। तो इस तरीके के जो ये एग्जाम्पल्स हैं, इससे आपको समझ में आता है कि हमें तो केवल वो 4 नियम याद रखने हैं। ऐसा नहीं है कि साहब इंटरगेटिव के नियम अलग लिखाए जाएं या नेगेटिव के नियम अलग लिखाए जाएं, इंटरगेटिव नेगेटिव के अलग लिखाए जाएं, या साहब कहते हैं कि साहब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वालों के इस तरीके से, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमें तो केवल ये ध्यान रखना है, वो 4 नियम ध्यान रखने हैं। अब चाहे वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला प्रश्नवाचक वाक्य हो, चाहे वो WH वर्ड से शुरू होने वाला प्रश्नवाचक वाक्य हो, चाहे वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होने वाला प्रश्नवाचक वाक्य हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अपन को तो केवल वो 4 नियम याद रखने हैं, उन्हीं को अपन को फॉलो करना है, इससे ज्यादा अपन को यहाँ पे कुछ नहीं करना। अच्छा, इसमें क्या कहते हैं साहब, जैसे देख लीजिए मॉडल वाला देख लीजिए, उदाहरण मॉडल से देख के जाते हैं। कैन मुकेश सॉल्व दिस पजल। जैसे अब क्या फर्क पड़ रहा है, अभी चाहे मॉडल ऑक्सिलरी से शुरू होने वाला है, चाहे किसी से शुरू होने वाला, अपन को तो केवल क्या ध्यान रखना है, ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, दिस पजल, तो इसको क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, पर मुकेश, मुकेश से क्या लिख देंगे, दिस पजल। इसके बाद हमारा अगला नियम कहता है कि अगले वाले टेंस के हेल्पिंग वर्ब। लेकिन मैंने आपको जब दूसरे नंबर का नियम मैंने ये बताया था, तो उसी के अंतर्गत मैंने ये बताया था, यदि कोई मॉडल दे रखा है, यदि कोई मॉडल दे रखा है तो उसकी पैसिव वॉइस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब के रूप में मॉडल प्लस क्या जोड़ देते हैं, बी जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, मॉडल प्लस बी। तो यह कैन बी हो जाएगा, तो कैन। अब अगर वाक्य प्रश्नवाचक होता है तो और 2 शब्दों वाली हेल्पिंग वर्ब होती है, तो अब यहाँ पर कैन भी होगी कि नहीं होगी, यहाँ पर कैन भी होगी, मॉडल प्लस भी लगाएंगे तो कैन भी होगी, तो 2 शब्दों वाली हेल्पिंग वर्ब हो गई ना। और जब 2 शब्दों वाली हेल्पिंग वर्ब होती है और वाक्य प्रश्नवाचक होता है, तो जो सब्जेक्ट हमने बनाया है वो दोनों के बीच में आएगा। प्रश्नवाचक वाक्यों का नियम ये है कि सब्जेक्ट अगर 2 शब्दों की हेल्पिंग वर्ब है तो सब्जेक्ट दोनों के कहाँ आएगा, बीच में आएगा। तो कैन दिस पजल बी, 2 नियम हो गए। मॉडल प्लस भी तो कैन भी हो जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य है, इसका मतलब सब्जेक्ट दोनों के कहा जाएगा, बीच में आ जाएगा दोनों। ऐसे ही नेगेटिव वाक्य हो तो नॉट दोनों के बीच में आता है, इंटरगेटिव नेगेटिव हो तो पहले सब्जेक्ट उसके बाद नॉट और उसके बाद जो दूसरा पार्ट है हेल्पिंग वर्ब का वो आता है, यानी सब्जेक्ट और नॉट दोनों दो हेल्पिंग वर्ब के बीच में आते हैं। तो कैन दिस पजल बी एंड बी थर्ड लगा दो, सॉल्व। चौथा नियम कहता है बाई लगाओ, और बाई लगाकर कर्ता को क्या बना दो, कर्म बना दो। बाई लगाओ और बाई लगाकर कर्ता को क्या बना दो, कर्म बना दो। क्या दिक्कत है बताओ। तो इस तरीके से अपन इनको कर सकते हैं। अब इसके बाद साहब लोग कहते हैं हु वालों का सब नियम अलग होता है, हु में ये करना होता है वो करना होता है, नहीं, कोई कुछ भी नहीं करना होता है, अपन को तो वही नियम अपन को ध्यान रखने हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखें, who broke the chair,
अब ये देखेंगे, ये जो सेंटेंस है, अब इसमें हमारा जो पहला नियम है, अभी हु आ रहा है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, हु है तो होने दो, क्या फर्क पड़ने वाला है। हमें ये ध्यान रखना है कि 4 नियम है अपना। पहला नियम हमारा कहता है कर्म को कर्ता बनाओ, तो यहाँ कर्म क्या है, द चेयर, द चेयर को क्या बनाएंगे, कर्ता। तो यहाँ पर इस वाक्य में कोई कर्ता नहीं है। क्यों नहीं है कर्ता, क्योंकि हु हमेशा किसको पूछता है, कर्ता को पूछता है। हु हमेशा सब्जेक्ट को पूछता है, तो इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं। लेकिन इतना तो पता होना चाहिए कि जब वाक्य प्रश्नवाचक होता है तो जो कर्ता होता है वो हेल्पिंग वर्ड के बाद आता है, डब्ल्यूएच वर्ड हेल्पिंग वर्ड, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। तो इसको सब्जेक्ट बना दो, ये बना दिया हमने सब्जेक्ट, द चेयर, सब सब्जेक्ट हो गया। दूसरा नियम हमारा कहता है अगले वाले टेंस की क्या लगा दो, हेल्पिंग वर्ब। तो ये कौन से टेंस का वाक्य है, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का कैसे, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी है, इसका मतलब तो सीधा सा है कि ये वाक्य या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है या पास्ट इंडेफिनिट का। अब चूंकि सेकंड फॉर्म दे रखी है, मैंने बताया था कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं हो और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी हो तो हेल्पिंग वर्ब वाज या वर लगाते हैं। तो द चेयर के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वाज। अब वाक्य प्रश्नवाचक है तो प्रश्नवाचक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले आती है, वाज द चेयर। तो नियम नंबर 2, नियम नंबर 1 और तीसरा नियम कहता है मेन वर्ब की क्या लगा दो, थर्ड फॉर्म, ब्रोकन। नियम नंबर 3। अब चौथा नियम कहता है बाई लगाओ, ये लगा दी साहब। कर्ता को कर्म बनाओ, कर्ता है ही नहीं, कहां से बनाए, अपने जेब से थोड़ी लगाएंगे भाई, अपन जेब से थोड़ी लगाएंगे, जब है ही नहीं, जो होगा उसी को तो बनाएंगे अपन, जब है ही नहीं तो कहां से बना देंगे। नहीं है तो साहब हम क्या करें, है ही नहीं साहब, नहीं है तो ये लो साहब, क्या है जो बच गया उसे वहीं छोड़ दो, मोबाइल द चेयर ब्रोकन बाई, ऐसे बना दो। और नहीं साहब हम तो ऐसे तो नहीं बनाएंगे, हमें तो ये बताया गया था कि हु का ऑब्जेक्ट हुम हो जाता है, हम तो ऐसे बनाएंगे, चलो ऐसे बना दो, क्या फर्क पड़ने वाला है। अगर आप इस बाई को बाद में ना लगा करके आप हु को हुम बनाना चाहते हैं तो देखो दूसरा आप इस वाक्य को ऐसे भी आराम से बना सकते हैं, बाई लगा करके बाई हुम यहाँ कर दो, बाकी नियम यथावत रहेंगे। वाज द चेयर ब्रोकन, बाई हुम वाज द चेयर ब्रोकन। बताओ क्या दिक्कत आ रही है। इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब चाहे हु वाला है तो क्या फर्क पड़ने वाला है, हु वाला है तो होने दो, इससे कोई दिक्कत थोड़ी आ रही है। और देखिए उदाहरण इसी तरीके से, हु स्टॉल द बुक। अब देखिए, अब वही तरीका, पहला नियम कहता है ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है पे द बुक, द बुक को सब्जेक्ट बनाएंगे तो द बुक, सब्जेक्ट बना दिया। अब इसके बाद नियम कहता है अगले वाले टेंस के हेल्पिंग वर्ब लगा दो, वही पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य क्योंकि मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, स्टिल स्टोर स्टोलन। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, वाज या वर्ब, तो द बुक के हिसाब से क्या आ जाएगा यहाँ पे, वाज। नियम नंबर 2, नियम नंबर 1 और नियम नंबर 3 कहता है एम बी की थर्ड फॉर्म लगा दो, की स्टोलन। तीसरा नियम, वही चौथा नियम कहता है बाई लगाओ, करता कर्म बनाओ, करता है नहीं तो सब कहां से लगाएंगे, ये लो सब जो बच गया उसी को उतार सकते हैं, हम तो अपनी जेब से थोड़ी लगाएंगे, ऐसे बना दो। कोई कहे नहीं साहब मैं तो ऐसे नहीं बनाऊंगा, मैं तो ऐसे बनाऊंगा, हूं को हूं बनाऊंगा, ये लो साहब ऐसे बना दो। बाकी तो वही नियम रहेंगे, बाई हूं वाज द बुक स्टोलन, ऐसे बना दो। बताइए क्या दिक्कत आ रही है। तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है कि साहब ये हु वाला है या किस तरीके का है। और देखिए उदाहरण जैसे who will do this
ये वाक्य हु विल डू दिस वर्क। अब ये वाक्य है। अब इस वाक्य में देखेंगे अपन, अपना पहला नियम क्या कहता है, वही 4 नियम। ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, दिस वर्क को क्या बना देंगे, सब्जेक्ट। तो दिस वर्क। अब पहला नियम हो गया, ये पहला नियम। दूसरा नियम कहता है अगले वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगा दो। अब ये फ्यूचर इंडेफिनिट का है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट से अगला फ्यूचर कंटिन्यूअस होता है, और फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी या शैल बी। अगर सब्जेक्ट आई बी होता है तो शैल बी, और अन्य होता है तो विल बी। इस तरीके से ध्यान रख लो। ऐसे नहीं ध्यान रखना चाहें तो मैंने जो दूसरे नंबर का नियम है उसमें मैंने 7वें नंबर का शायद नियम ये लिखाया था इसी के अंतर्गत, कि यदि विल या सेल प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो विल प्लस फर्स्ट दे रखी है, यदि विल या सेल प्लस फर्स्ट दे रखी है तो पैसिव वॉइस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब विल बी या सेल बी हो जाएगी। अगर आई भी होती तो सेल भी होती। अब यहाँ दिस वर्क है तो इसका मतलब विल भी हो जाएगा। अब 2 शब्दों वाली हेल्पिंग वर्ब हो गई ना, विल और बी। और वाक्य प्रश्नवाचक है तो मैंने पहले भी बताया था अभी थोड़ी देर पहले, यदि वाक्य प्रश्नवाचक हो और हेल्पिंग वर्ब 2 शब्दों वाली हो तो सब्जेक्ट दोनों के बीच में आता है। तो कैसे लिखेंगे, विल दिस वर्क बी। अब ये नियम नंबर 2 हो गया। तीसरा नियम कहता है मेथड लगा दो, तो डू की थर्ड हो जाएगी डन। नियम नंबर 3। चौथा नियम वही बाई लगाओ और कर्ता को क्या बनाओ, कर्म। करता है नहीं साहब, कहां से बनाए, अपनी जेब से थोड़ लगाएंगे। गांव में कहावत चलती है साहब, बटारे ग्रहते पलोतन लगावे तो खावे का। तो इस तरीके से अपन को इसकी जरूरत ही नहीं है भाई। जो दे ही नहीं रखा उसका अपन क्या करें, नहीं दे रखा है लो साहब, लिख दो जो दे रखा है उसको तो वहीं उतार देंगे अपन। नहीं साहब मैं तो ये बताया है मुझे तो कि साहब हु को हु बनाते हैं, तो ऐसे कर दो साहब, बाय हुम विल दिस वर्क बी डन, ऐसे बना दो। दोनों तरीके से सही, केवल इतना आया है हु को हुम बनाए। लेकिन हमारे जो चारों नियम है वो इसके अंतर्गत लागू हो रहे हैं, ये हमें डेफिनेटली पता है। आई कि नहीं वास्तव में। अब साहब इस तरीके से अब ये हु वाले भी हो गए। अब कोई अलग से नियम आया क्या, सिंपल एफर्मेटिव सेंटेंस बता दिए, नेगेटिव बता दिए, इंटरगेटिव बता दिए। अब इंटरगेटिव नेगेटिव हु वाले भी बता दिए। अब देखते हैं हुम वाले। भाई इससे कोई फर्क पड़ने वाला बिल्कुल भी नहीं है कि वो वाक्य इंटरगेटिव है कि वो नेगेटिव है, इंटरगेटिव नेगेटिव है कि किस तरीके का है। अपन को फिलहाल जो है ना इन 4 नियमों पर ही फोकस रखना है। वो 4 नियम याद रखने बड़े इजी है भाई। अगर आपको टेंसों की नॉलेज है तो 1 मिनट का काम है। ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट, यानी पहला नियम कर्म को कर्ता बना दो। दूसरा नियम कहता है अगले वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगा दो। यदि अगले वाले टेंस यदि वाक्य कंटिन्यूअस का है तो उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग जोड़ दो। मॉडल है तो मॉडल प्लस बी लगा दो। तीसरा नियम कहता है एम बी थर्ड, ये तो डेफिनेट फिक्स है, ये तो यानी कि पैसे में थर्ड ही आती है तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। चौथा नियम कहता है बाय लगाओ और बाय लगा करता क्या बना दो, कर्म बना दो। तो ये 4 नियम जो है ना बड़े इजी है, और उसमें जो अपवाद है वो मैंने आपको कहीं तो बता दिया और भी बता देंगे कि इसमें किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हुआ ले हो गए सब। अब कई बार नियम मैंने देखे, कई बच्चों की कॉपियां देखता हूँ मैं, जैसे कई बार देखा है तो सब उसमें इंटरोगेटिव के नियम अलग होते हैं, नेगेटिव के अलग होते हैं। फिर सामने इंटरोगेटिव में भी जो है हेल्पिंग वर्ड से शुरू होने वाले अलग, वो WH वर्ड से शुरू होने वाले अलग, WH वर्ड में भी फिर हु वाले अलग, हुम वाले अलग। इतने सारे नियमों को रखने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं होती है। नियम से देखो, ये इंग्लिश ग्रामर जो है, इंग्लिश ग्रामर में बहुत ज़्यादा एक्सेप्शन है, बहुत ज़्यादा अपवाद है। अगर इसको सही ढंग से समझना है, अगर इस पर कमांड बनानी है तो जितने आप एक्सरसाइज करोगे उससे होगा। अगर आप कहें कि साहब मैंने तो नियम याद कर लिए अब तो मैं सीख गया, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ये तो केवल और केवल जब अपन इसको एक्सरसाइज करेंगे, जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे उतना ही क्लियर होगा इस तरीके से। ठीक है भाई, आप देखिए, अब हुम वाले भी देख लीजिए। एक मिनट हुम वाला देखेंगे।
हूम वाले से भी अपन को कोई दिक्कत नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए whom did you suggest? whom did you suggest? अब ये वाक्य है। अब इस वाक्य को अपन देखेंगे, ये whom से बन रहा है। अरे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, अपन को केवल ये ध्यान रखना है पहला नियम क्या कहता है, कर्म को क्या बना दो, कर्ता। जिस तरीके से whom, जैसे who कर्ता को पूछता है, हमेशा who किसके बारे में पूछेगा, who मीन्स कौन, कौन मीन्स कर्ता, कर्म को करने वाला। जैसे who हमेशा सब्जेक्ट को पूछता है, इसी तरीके से whom हमेशा ऑब्जेक्ट के बारे में बात करता है, ऑब्जेक्ट पूछता है हमेशा। तो whom का जो सब्जेक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, हमारा पहले नियम कहता है कर्म को क्या बना दो, कर्ता। जैसे हमने who को whom बनाया था, ऐसे ही हमारा जो पहला नियम है वो कहता है whom को, कर्म को क्या बनाओ, कर्ता, कर्म को क्या बनाओ, कर्ता। तो यहाँ कर्म क्या है, whom। जब whom कर्म ही है, कर्म को पूछ रहा है, तो whom का हो जाता है यहाँ पे क्या, who। एक नियम। दूसरा नियम कहता है वही अगले वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब, तो डिड, यानी कि पास्ट एंड डेफिनेट का वाक्य है। पास्ट एंड डेफिनेट से अगला पास्ट कंटिन्यूअस होता है, और पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है वाज और वर। या तो ऐसे ध्यान रख लो, या फिर मैंने आपको चौथा नियम लिखाया था, यदि डिड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब वाज या वर लगाते, तो हु वाज। इसके बाद यानी दो नियम, पहला दूसरा। तीसरा नियम कहता है एमबी की क्या लगा दो, थर्ड फॉर्म। सजेस्ट की थर्ड क्या हो जाएगी, सजेस्टेड। चौथा नियम कहता है बाई लगाओ और कर्ता को क्या बना दो, कर्म बना दो, तो हुआ सजेस्टेड बाई यू। बताइए क्या दिक्कत है। तो इस तरीके से कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब ये हु वाला है तो हु वाला क्या फर्क पड़ेगा, केवल हुम वाला है, हुम का वाला क्या फर्क पड़ेगा, अलग से नियम लिखने की आवश्यकता थोड़ी है। हुम को हु बनाना है, बाकी नियम वही है। और हुम को हु क्यों बना रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से हु सब्जेक्ट को पूछता है ऐसे हुम ऑब्जेक्ट को पूछता है, और जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो हुम का सब्जेक्ट हु हो जाता है। क्या दिक्कत है बताओ। whom did he help, ये लो सब। अब वही तरीका, पहला नियम कहता है कर्म को कर्ता बनाओ। अब यहाँ कर्म है क्या, नहीं है, नहीं है मतलब हुम भी कर्म को पूछता है, तो हुम का कर्ता क्या हो जाएगा, हु। दूसरे नियम कहता है अगले वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगा दो। अब यहाँ पर जो अगले वाला टेंस है, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट है और पास्ट इंडेफिनिट से अगला पास्ट कंटिन्यूअस होता है, तो यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब वाज वर होती है, यहाँ हो जाएगी क्या, वाज। इसके बाद नियम कहता है क्या, ये पहला नियम, ये दूसरा नियम, तीसरा नियम कहता है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, हेल्प की थर्ड हो जाएगी हेल्प। चौथा नियम कहता है बाई लगाओ, कर्ता को क्या बना दो, कर्म बना दो। ये तीसरा नियम हो गया, ये चौथा नियम हो गया। क्या दिक्कत आ रही है, अभी हुम वाले भी हुए। तो कहने का अभिप्राय यही है, चाहे वाक्य हु वाला हो, चाहे हुम वाला हो, चाहे वाट हो, वेन हो, वेयर हो, हाँ हो, किसी भी तरीके का इंटरोगेटिव वाक्य हो। इंटरोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उनकी जो पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो इनमें कोई अलग से नहीं होता है भाई। अब ये केवल इतना अंतर आ रहा है कि भाई सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिखना है, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ये तो सबको पता ही है। अब जैसे हमने इसको लिखा, तो भाई अब हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लिखेंगे, ये तो अपन को जमाने ही है। इसमें इसके अलावा बताओ क्या दिक्कत आ रही है। चारों नियम वही लागू हो रहे हैं। अब केवल इतने सारे अपन जो हो गए हमारे
तो इसमें हमने केवल उन चारों नियमों पर ही फोकस किया है, इससे के अलावा कोई चीज में फोकस ही नहीं किया। ज्यादा नियम लिखाने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं होती है। 1 मिनट के नियम है ये चारों याद करने में। केवल उनके लिए प्रॉब्लम आती है थोड़ी सी दूसरे नंबर के नियम में जिनको टेंसों की नॉलेज नहीं है, जो टेंस को पहचान नहीं पा रहे, या उन्हें ये नहीं पता है कि इससे अगला टेंस कौन सा होगा, क्या उसकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी होंगी, मेन वर्ब की थर्ड वर्ब, इस तरीके केवल हमको प्रॉब्लम आती है थोड़ी बहुत, उसके लिए भी मैंने बता दिया। तो इससे ज्यादा कहीं इसमें जो है सोचने विचारने की कोई खास आवश्यकता नहीं होती है। तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आपके प्रश्नवाचक हो चाहे कैसा हो। ये तो अब ये चाहे वाक्य अफर्मेटिव हो चाहे नेगेटिव हो चाहे इंटरोगेटिव हो चाहे इंटरोगेटिव नेगेटिव हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इंटरोगेटिव नेगेटिव भी देख लीजिए। वाई डिड ही नॉट लर्न द लेसन, वाई डिड ही नॉट लर्न द लेसन। इंटरोगेटिव नेगेटिव भी देख लीजिए क्या फर्क पड़ रहा है। तो हमारा पहला नियम कहता है ऑब्जेक्ट है जैसे सब्जेक्ट, कर्म को करता बना, कर्म क्या है यहाँ पे द लेसन, लेसन को क्या बनाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाएगा द लेसन। पहला नियम। दूसरा नियम क्या